हेलो बडीज, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वन शॉट। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, पावर शेयरिंग। जैसा कि आप देख सकते हो कि पावर शेयरिंग हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी आपके घर में सबसे कम पावर आपके पास है, वैसे ही इस किसी न किसी कंट्री में, हर एक कंट्री में समझ लो, किस कोई ऐसी कम्युनिटी होगी, कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास सबसे कम पावर होगी। कोई ऐसी कम्युनिटी होगी, ग्रुप होंगे, पीपल्स होंगे जिनके पास बहुत सारी पावर्स होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को सेटल करने के लिए, इन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन। दिस इज द रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। और हाँ, एक बात कहनी है कि आप लोग अपने क्लास टेस्ट और जो हाफ ईयरली आने वाले हैं उसका सिलेबस कमेंट कर देना। यस, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आधे घंटे 30-40 मिनट का चैप्टर है। बहुत अच्छे से एकदम अच्छा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा जैसे मैंने समझा, एकदम वैसे ही समझाऊंगा आपको। और मैं आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो पावर शेयरिंग, और अगर राइटिंग में थोड़ा सा भी कुछ भी हो तो आप बता देना, आई विल करेक्ट इट। तो पावर शेयरिंग बेसिकली, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम पावर शेयरिंग में पढ़ने क्या वाले हैं, आगे हम जो 40 मिनट पढ़ेंगे ना उसमें क्या पढ़ेंगे, तो हम पहले उसके लिए एक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में बेसिकली इस चैप्टर में हम 5 चीजें पढ़ेंगे। 5 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चंस। आई प्रॉमिस यू दैट इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में दिखेंगे। यस। तो पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसमें हम 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका। दोनों ही कंट्री पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज स्मॉलर है, बहुत छोटी सी कंट्री है। और तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। पहले हम पढ़ते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब देखो यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मतलब होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो उसके अगर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी के लिए फिर इन्होंने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करी। इन बोथ कंट्रीज दे अडॉप्ट सम पॉलिसीज जिससे ये डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो कंट्री में। बट किसी ने इसको अच्छे से समझा और कुछ अच्छे पॉलिसीज अडॉप्ट करें, बट किसी ने नहीं करा। और किसने नहीं करा, किसने करा, हम देखते हैं। तो दे अडॉप्टेड पॉलिसी, भाई मार्केट सही करोगे, पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम। इन दोनों, दी बोथ कंट्रीज दे अडॉप्टेड सम पॉलिसीज। अब हम उसी पॉलिसीज को देखते हैं, वो पॉलिसीज क्या थी। तो जैसा बेल्जियम ने था, बेल्जियम ने अकोमोडेशन अडॉप्ट करा। बेल्जियम, अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ते हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। और वहीं श्रीलंका ने, लंका, यस, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्ट करा, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। So basically they focus on equal share and they focus on majority. Majority will dominate here in Sri Lanka. And after that we will discuss about policies adopted by them. फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि इनके बीच, फिर उसके बाद ये कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे इसके बाद हम। बट इसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखो, इन्होंने पावर शेयरिंग तो हमने पढ़ लिया चैप्टर में, पावर शेयरिंग। अब हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल।
पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है, क्यों अच्छा है, ये हम पढ़ेंगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फिर से हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, अगर पावर शेयरिंग डिजायरेबल है मींस पावर शेयरिंग इज शेयरिंग, यहाँ पे पावर शेयरिंग शेयर करी जा रही है। तो पावर शेयरिंग अगर शेयर करी जा रही है तो फिर अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है मतलब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स होंगी, तो उनके बीच में पावर कैसे शेयर की जाती है वो हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। ये बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। तो अब हम पहले टॉपिक, ये बेसिकली हमारे चैप्टर की रूपरेखा है, हम आगे 50 मिनट में 40 मिनट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम ये 4-5 टॉपिक कवर करने वाले हैं आगे 50 मिनट में 40 मिनट में जो भी हो। तो ये आप देख लो, ये आप एक स्टार्टिंग में आप ये देख लिया करो कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहती है कि हम, हाँ हमें पता है ये क्या पढ़ने वाले हैं। नहीं तो आपके सामने कुछ भी मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, आपको कि ये कहाँ से आ गया कहाँ से आ गया। तो हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, बेसिकली अगर इसको पढ़ना है एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का, तो मैं आपको एक बेल्जियम का मैप बताता हूँ। मैप के रिगार्डिंग मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बिना लिखे इतना जो लिखूंगा उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा मैप के द्वारा। मैप वैसे मैं मैप नहीं बना पाऊंगा, वैसे समझा दूंगा। देखो, जैसे लेट अज्यूम कि ये बेल्जियम का मैप है, हाँ बेल्जियम का मैप है, और ये एक रीजन है और ये एक रीजन है। यहाँ पे बेल्जियम है, ये बेल्जियम, और यहाँ पे इसकी कंट्री की कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स। और यहाँ पे एक थोड़ा सा रीजन जो कह लो सेडेड रीजन। अब मैं बता रहा हूँ सेडेड रीजन के बारे में। तो ये है आपका फ्लेमिश रीजन, दिस इज फ्लेमिश रीजन। और नीचे वाला रीजन है आपका वेलोनिया रीजन। अब देखो, 100% पॉपुलेशन में से जो फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पे 59% पॉपुलेशन जो है दे आर डच स्पीकिंग। बिकॉज वाई दे आर डच स्पीकिंग, बिकॉज इधर जो कंट्री है ना इनकी नेबरिंग कंट्री, जो नदर्न नेबरिंग कंट्री इनकी वो नीदरलैंड है, और जो सदर्न नेबरिंग कंट्री इनकी दिस इज फ्रांस। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 59% क्या होंगे डच स्पीकिंग पीपल फ्लेमिश रीजन। अब वेलोनिया रीजन में 40% आर फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग 40%। अब ये जो 1% है ये है हमारे जर्मन स्पीकिंग। वाई दे आर हियर, बिकॉज ये जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है इसकी नेबरिंग कंट्री वो है जर्मनी। तो ये 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मन स्पीकिंग। फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन इज डच स्पीकिंग, एंड वेलोनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन इज फ्रेंच स्पीकिंग। अब देखो एक चीज बच गई, मतलब अब पूरे कंट्री के 100% पॉपुलेशन में से पता चल गया पॉपुलेशन में लैंग्वेज में कौन डोमिनेट कर रहा है, स्पीकिंग लैंग्वेज में कौन डोमिनेट कर रहा है, डच स्पीकिंग कर रहा है। बट एक दिक्कत है यहाँ पे कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं दे आर फ्रॉम रिच फैमिली, मतलब दे आर वेल्दी एंड दे गॉट एजुकेशन अर्ली बिफोर देन डच स्पीकिंग पीपल्स। दे आर हाईली एजुकेटेड एज कम्पेयर टू दी डच स्पीकिंग पीपल्स। तो इसकी वजह से ये कुछ फायदे भी उठा रहे थे, ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे इनके कंपैरिजन में। अब देखो, अब इसके कंट्री का ओवरव्यू करें तो जो डच स्पीकिंग पीपल थे दे आर डोमिनेटिंग हियर इन लैंग्वेज स्पीकिंग। बट जो कैपिटल थी, इस कैपिटल में
80% फ्रेंच स्पीकिंग थे एंड 20% इज डच स्पीकिंग। यस, देखो पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग डोमिनेट कर रही है, बट कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग डोमिनेट कर रही है विद 80%। तो अब यहाँ पे देखो साफ साफ से कॉन्फ्लिक्ट रेज होने के कॉन्फ्लिक्ट रेज होने के 100 आउट ऑफ 95% चांसेस हैं, और ऐसा होता भी है, इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। बट इन्होंने कुछ देखो, मैंने बताया ना, इन्होंने पॉलिसीज अडॉप्ट करी अकोमोडेशन की, तो उसकी वजह से इनके यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर जैसी कंडीशन नहीं आई। तो ये आप समझ गए ना, मैं आप इस एथनिक कॉम्पिटिशन समझ में आ गया, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, बट आप ये ऐसे बना के समझोगे अपने आप से अपनी कॉपी पे बनाओगे, जब ऐसे सर्कल करके एक दो रीजन में डिवाइड कर दो, फिर नदर्न रीजन में एक कैपिटल रख दो, फिर सारे फिर सारे स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थे, डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग किस रीजन में थे, सब अपने आप से लिखो, तो आपको एकदम अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। और इसी तरीके से आप एथनिक कॉम्पिटिशन ऑफ बेल्जियम एक क्वेश्चन आप डन। ये 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। तो ये थी, आप ऐसे बना के जरूर समझना, प्रैक्टिस करना। अब मैं ऐसे ही लिख के बता दे रहा हूँ, आप लिख लो, वैसे तो मैं नोट्स दे दूंगा। तो क्या लिखा है एथनिक कंपोजिशन में? फर्स्ट पॉइंट 59। देखो पहली चीज, पहले पॉइंट में भाई बेल्जियम के बारे में थोड़ा लिख दो। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री विद पॉपुलेशन, आई थिंक बेल्जियम हैविंग पॉपुलेशन इज, if I am not wrong, then this their population is 1 करोड़। इनकी पॉपुलेशन जो थी 1 करोड़, एंड सेकेंड पॉइंट लिख दो, एंड दे शेयर दियर बाउंड्री विद 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स। और थर्ड पॉइंट, अब देखो काम की बात लिखो। काम की बात क्या है? 59% पॉपुलेशन, 59% पॉपुलेशन was टच स्पीकिंग। कौन से रीजन में? इन फ्लेमिश रीजन। फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन was फ्रेंच स्पीकिंग, स्पीकिंग इन वैलोन रीजन या फिर वैलोनिया रीजन। 1% पॉपुलेशन was जर्मन स्पीकिंग, बट वाइसे वर्सा इन ब्रूसेल्स। वो जो कैपिटल थी ना बेल्जियम की, उसका नाम था ब्रूसेल्स, BRUSSELS। ये वाइस वर्सा था, एकदम उल्टा था। यहाँ पे ब्रूसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग डोमिनेट कर रहे थे। तो ये हो गया आपके एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम या फिर इन बेल्जियम। ये हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट। इतना आपको पता रहना चाहिए, ये 3 4 5 6 पॉइंट लिख दो बस। हम पढ़ते हैं एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। श्रीलंका का भी मैं एक ऐसे रफली मैप बनाता हूँ, देखो। आई थिंक श्रीलंका का मैप ये रहा, मेरे सामने है मैप, ये देखो, ये रहा मेरे मैप। ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका बेसिकली ऐसे है मैप में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है शायद, ऐसे समझ लो। हाँ ऐसे ही है।
अब देखो श्रीलंका में ना ये जो बीच में थे, हाँ, ये जो बीच में थे थोड़ी सी पॉपुलेशन, दे आर इंडियन तमिल्स। मैं बता रहा हूँ, आप देखते जाओ बस। दे आर इंडियन तमिल्स, ठीक है। अब ये थोड़ी सी जगह इधर दे दो, एंड दिस ऑल, दे आर श्रीलंकन तमिल्स। ये जो थोड़ी जगह ली है ना, दे आर ऑल्सो श्रीलंकन तमिल्स। ये रीजन श्रीलंकन तमिल्स है, ये बीच का रीजन क्या हो गया, इंडियन तमिल्स। अब पूरी कंट्री में ये जो भी पार्ट बचता है ना, दे आर सिंहाला स्पीकिंग। अब देखो श्रीलंकन तमिल्स 13% थे, नो सॉरी, यस, श्रीलंकन तमिल्स आर 13%, इंडियन तमिल्स आर 5%। और ये दोनों लोग साथ मिलाते तो जो तमिल्स थे, तमिल स्पीकिंग पीपल जो थे वहाँ पे, श्रीलंकन तमिल्स कहते थे उन्हें, क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे। तो जो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स को मिक्स ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पे 18% पॉपुलेशन थी श्रीलंकन तमिल्स की। और जो क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस 7% थे, तो उनको ये ऐसे छोटे छोटे रीजन में क्रिश्चियंस थे। और जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, ये पूरे कंट्री में, मिड कंट्री में डोमिनेट कर रहे थे। दे आर 74%, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स, दे आर 74%। तो अब ये आपको बस ये मैप याद रखना है, क्या बीच में छोटे से जगह में थे इंडियन तमिल्स, साइड से नॉर्थ ईस्ट में एंड साउथ वेस्ट में श्रीलंकन तमिल्स थे। और जो बीच की जगह, जितनी भी जगह बच रही थी ना, ज़्यादा अधिकतम जगह मेजोरिटी में थे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, दे आर 74%। बस यही था एथनिक कंपोजिशन ऑफ इन श्रीलंका, यही है। यस, तो देखते हैं क्या है पहला पॉइंट, क्या है पहला पॉइंट। हाँ, पहला पॉइंट लिखते हैं, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन with 74%, Sri Lankan Tamils are 30% and Indian Tamils 5%. Christians are 7%. और कुछ बुद्धिज्म भी थे, वो बुद्धिज्म बहुत कम थे, मतलब जो सिन्हाला स्पीकिंग थे ना उसमें बुद्धिज्म आते थे। तो आई थिंक यही था, एथनिक कंपोजिशन यही था, लैंग्वेज रिलेटेड सब कुछ यही थे। अब देखो सबके मन में डाउट आ रहा है कि श्रीलंकन तमिल तो समझ में आ गया, जो श्रीलंका में रहते थे, जो तमिल बोलते थे, जो इनसे इन्फ्लुएंस हो चुके थे तमिलनाडु वालों से, तो वो तमिल बोलने लगे श्रीलंका में रह गए। बट इंडियन तमिल मतलब क्या, देखो जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उस टाइम पे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, वो श्रीलंका में उनको ब्रिटिशर्स लेके गए थे फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, एज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। तो ये प्लांटेशन वर्कर्स के थ्रू गए थे, बन के गए थे, अब वहीं पे ये बच गए। तो इनके जितने बच्चे के बच्चे बच्चे सब श्रीलंका में रहने लगे, तो दे कंसिडर्ड एज इंडियन तमिल्स। ये था एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका। इससे क्वेश्चन होते नहीं आते, इससे एमसीक्यू में पूछे, श्रीलंका सिन्हाला स्पीकिंग कितने थे, श्रीलंकन तमिल्स कितने थे, इंडियन तमिल्स, क्रिश्चियंस, ये सब पूछ लेंगे बस। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे ना अपना बता, हम पढ़ेंगे किसने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी। जैसे कि श्रीलंका में ना जो सिन्हाला स्पीकिंग डोमिनेट कर रहे थे, दे आर 74%। तो अब जब वो डोमिनेट कर रहे थे, तो उनके मन में ना मेजोरिटेरियनिज्म का सवाल आया, उनके मन में मेजोरिटेरियनिज्म का भावना आई कि हम जब मेजोरिटी में है कंट्री में, तो हम इसका लाभ उठाते हैं। और अपने लाभ उठाने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी पीपल्स, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स को बैक कर दिया।
उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बुद्धिज़्म को उन्होंने स्टेट रिलीजन को बुद्धिज़्म को एज ए स्टेट रिलीजन प्रमोट करा उन्होंने। और जो बुद्धिज़्म थे, सिन्हाला स्पीकिंग थे, उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस मिलने लगी। फेवर्ड करते थे ये उनको, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को। और तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो तो श्रीलंका ने जो था ना वो मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। तो हम देखते हैं मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं बता रहा हूँ इन श्रीलंका। देखो मेजोरिटेरिज्म मतलब होता है, देखो पहला यही पॉइंट है कि मेजोरिटेरिज्म मतलब क्या होता है। पता तो सबको, देखो सबने पता कर लिया होगा क्या होता है। मेजोरिटी में जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेजोरिटी में मतलब होता है a majority of people should be able to rule in whatever way it wants। देखो a majority people should be able to rule in whatever way it wants by। अब भाई अपने आप लाभ उठाना चाहते हैं तो मतलब जो अदर कम्युनिटीज होंगी, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होंगे उनको दबाएंगे, ये अपने लाभ उठाएंगे भाई। डिसरिगार्डिंग दी wishes and needs of the people। दूसरे के विशेष और नीड्स को डिसरिगार्ड करके। अब देखो मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटेरिज्म मतलब ये होता है। अब मेजोरिटेरिज्म को लागू करने के लिए इन्होंने एक लॉ पास कराया 1956 में। देखो 1956 में इन्होंने लॉ पास कराया, बट 1948 में ये डिसाइड कर चुके थे कि हम एक लॉ पास करेंगे। तो अब देखते हैं हम लॉ पास्ड इन 1956। इस लॉ में ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था, इसी की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी कंडीशन रेज हुई। देखो लॉ पास इन 1950, इस लॉ में क्या था, 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही खास थे 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो ठीक है, तीसरा पॉइंट भी ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था सिन्हाला वॉज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला वॉज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। जो सिन्हाला स्पीकिंग थे, जो सिन्हाला बोलते थे, सिन्हाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर लिया कंट्री के लिए। दूसरी चीज इन्होंने करी थी, जो सिन्हाला पीपल्स थे, फेवर्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस। और सिन्हाला वॉज फेवर्ड इन। अब जो बुद्धिज्म रिलीजन था, मैंने बताया ना सिन्हाला बुद्धिज्म भी आते थे, तो जो बुद्धिज्म था उसको इन्होंने प्रमोट कर दिया। दे डिड द प्रमोशन ऑफ द बुद्धिज्म एज स्टेट रिलीजन। सो दे डिड बुद्धिज्म did its promotion of Buddhism as state रिलीजन। स्टेट रिलीजन में भी इन्होंने बुद्धिज्म का प्रमोशन कर दिया। तो अब देखो ये इतनी सारी गलत चीजें हो रही हैं, मतलब इनके लिए सही है, बट देखो मैंने आपसे कहा कि 18% श्रीलंकन तमिल्स भी थे वहाँ पे। अब उनको आ गया गुस्सा कि भाई उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी पोजीशंस
सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, उनकी लैंग्वेज गई भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, उनके लिए कुछ कोई परवाह नहीं। 18% मतलब कंट्री में है ही नहीं, केवल 82% काम कर रहे हैं, 80% चल रहे हैं, 18% को उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को लेके, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसको लेके भाई हो गया बवाल। सिन्हाला पीपल्स को देख के वो सिन्हाला पीपल्स को देख के जलने लगे। अब जलेंगे भाई जलेंगे, जाहिर सी बात है, उनको ना कुछ राइट दिए जा रहे हैं ना कुछ, उनको बस धक्का धक्का दिया जा रहा है, तुम जाओ भाड़ में। अब हम देखते हैं कि अब जब ये सब हो गया ना भाई, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। सिन्हाला के अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब हम वही देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये मेजोरिटेरिज्म ही आ जाएगा। ये पॉइंट भी मेजोरिटेरिज्म ही आएगा क्या। कौन से सिन्हा नहीं, श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स started protest against them। अब देखो, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस या फिर अटैक में, अब जब वो अटैक कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं, तो भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो अब देखो, एक कंट्री में जब मान लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, तो ठीक है भाई, पूरे इंडिया वाले पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। बट अगर इंडिया में ही दो रिलीजन, दो कम्युनिटी लड़ने लग जाएं, तो भाई सामने वाला देख के कहेगा, जब कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर हमसे क्या लड़ेंगे वो। तो अब देखो यहाँ पे, जब एक ही श्रीलंका में ही दो अपोजिंग ग्रुप्स लड़ने लगे, दो अपोजिंग कम्युनिटी लड़ने लगे एक दूसरे से, तो दिस डिस्ट्रस्ट लेड टू सिविल वॉर। तो कंट्री में सिविल वॉर हो जाती है। यस, सो दिस डिस्ट्रस्ट लेड टू सिविल वॉर। अब जिनको सिविल वॉर नहीं पता मैं बता देता हूँ। A violent conflict between two opposing groups within a country that becomes intense, and it considered as a war, and it acts as a war या फिर considered as a war। So a violent conflict between two opposing groups within a country के अंदर, within a country that becomes so intense and appears like a war। अब सिविल वॉर वहाँ पे होने लगा। तो इसी के साथ मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका खत्म होता है हमारा। इन्होंने ये क्या, इसके बाद हमें नहीं जानना कि इसके बाद की कहानी क्या हुई, कैसे हुई, हमें बस इतना ही देखना था, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका पॉलिसी अडॉप्ट हुई, उसके बाद क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्या लॉ पास करे थे, लॉ पास करने में क्या पॉइंट्स थे, बस ये देखना है। अब इसके बाद हम आते हैं, बेल्जियम ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी अकोमोडेशन की, उसमें क्या खास था। इनसे भाई बहुत लाख गुना अच्छी पॉलिसी थी वो अकोमोडेशन। इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं गया। अब देखो, हम देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यस। अब बेसिकली अकोमोडेशन देखो, पहला पॉइंट है, दे अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन कितना टाइम्स, 4 टाइम्स in between 1970 and इस लाइन का बहुत ही बड़ा पॉइंट मतलब है, इस लाइन का बहुत ही बड़ी मीनिंग है कि
अकोमोडेशन बेल्जियम में 1970 से लेके 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट करे, 4 बार अमेंडमेंट करे, 4 बार चेंज करा। मतलब वो देख रहे थे, एक बार कोई लॉ लेके आ रहे थे, उससे स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, फिर उसको चेंज कर रहे थे। मतलब दिस गवर्नमेंट इज बेस्ट गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट देखा जाए। और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेज की पीपल्स भी थे, बट इन्होंने अपने आप को कैसे स्टेबल कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। वहीं श्रीलंका में देखा जाए तो वहाँ पे नहीं बैलेंस हो पाया, वहाँ पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन रेज हो गई। तो ये पॉइंट हो गया आपका पहला पॉइंट। अब देखो इन्होंने ना क्या अकोमोडेट तो कर लिया, मतलब अब इक्वल पावर शेयर कर लिए, कैसे करें देखो। सो इक्वल मेंबर, नहीं, डच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग have equal members, have equal members in कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई बहुत अच्छा दिमाग लगाया इन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भले ही डच स्पीकिंग पीपल्स ज़्यादा हों, 59% हो कंट्री में, और फ्रेंच स्पीकिंग 40% हो, बट इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटी के पीपल्स को, दोनों ही लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स को इक्वल मेंबर्स दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे 50 मेंबर अगर डच स्पीकिंग के हैं तो 50 ही फ्रेंच स्पीकिंग के भी रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सेकंड पॉइंट है पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, they are not subordinate to, they are not subordinate to सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी अपनी पावर देती कि भाई ये पावर ले लो, तुम अपना हैंडल कर लो। तो स्टेट गवर्नमेंट को उसने अपनी पावर दी थी, स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज, द डच स्पीकिंग फ्रेंच है मेंबर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब देखो थर्ड जो है बहुत ही मेन चीज है, ब्रूसेल्स के बारे में। अब वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग डोमिनेट करती, वाइस वर्सा था। तो ब्रूसेल्स में उनकी एक खुद की गवर्नमेंट बनाई गई, और वहाँ पे इक्वल मेंबर्स, वहाँ पे भी इक्वल मेंबर्स थे, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। ब्रूसेल्स, इन ब्रूसेल्स देयर इज own government, there is new government in which equal members of both Dutch and French speaking, इक्वल मेंबर्स थे डच के और फ्रेंच के। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट ब्रूसेल्स में। चौथा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या फिर एमसीक्यू या असर्शन रीजन में आएगा। चौथी गवर्नमेंट भी बनी थी, 3 गवर्नमेंट तो ठीक है, एक और गवर्नमेंट बनी है भाई की। कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। मैं आपको अलग समझा रहा हूँ, देखो अब देखो ये है बेल्जियम, कितने स्पीकिंग पीपल्स थे यहाँ पे, पॉपुलेशन फ्रेंच 40, डच 59, जर्मन 1%। अब ये जो अलग अलग स्पीकिंग कम्युनिटी थी, लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, इन्होंने अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट बना लिया। कि जैसे डच जर्मन स्पीकिंग के लिए एक नई गवर्नमेंट बन गई, इनके लिए एक अपनी खुद की गवर्नमेंट बन गई, इनकी भी खुद की गवर्नमेंट। सब अपना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल मेंबर्स है, सब एक कंट्री में पूरे फैले हुए हैं। बट वहाँ फैले हो के भी मतलब
एक्सटेंड हो के भी ये अपनी एक गवर्नमेंट बना लिए थे, जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी ना, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर था। कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो पीपल्स हैं वो दे आर बिलोंग टू वन लैंग्वेज, एंड इट हैड एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट हैव पावर टू डिस्कस विथ कल्चरल एंड एजुकेशनल लैंग्वेज रिलेटेड इशू। वो इस इशू से डिस्कस करती है, किससे? कल्चरल एंड लैंग्वेज, एजुकेशनल लैंग्वेज इशू से, क्योंकि भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अगर सेपरेट लैंग्वेज के सेपरेट गवर्नमेंट है तो लैंग्वेज के ऊपर ही काम करेगी वो। तो इन्होंने अपने लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बना ली थी, जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या क्या लिखेंगे डेफिनेशन? अ गवर्नमेंट इन विच peoples are belong to one language, a government in which a community government is elected by people belonging to one language. Community government is elected by people belonging to one language, and it discuss with cultural and educational language related issue, इस चीज़ से ये डिस्कस करती थी। आई थिंक ओवर। अकोमोडेशन बेल्जियम में आपके 6 पॉइंट लिख देना बस, नोट्स में दे दूंगा। अब पढ़ते हैं हम थर्ड जो टॉपिक था, क्या था? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बना रखी थी। एक था कि किस पे कह लूँ, जैसे कि एक था कि गवर्नमेंट लेवल पे, हाँ, एक डिफरेंट ऑर्गन्स थे इनके। और एक था कि गवर्नमेंट लेवल, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। और इसके बाद था कि इन्होंने सोशल ग्रुप्स बना रखे थे उसके हिसाब से। और फोर्थ था प्रेशर ग्रुप्स जो थे, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपने ग्रुप्स होते हैं उसके। तो 4 इसी तरह 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। तो जैसे अब भाई डेमोक्रेसी है तो ये सब होंगे, प्रेशर ग्रुप्स होंगे, सोशल ग्रुप्स होंगे। तो अब हमें भी पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे, 4 थे। पहला देखते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स। पहला था अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स क्या था पता चलिए? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर्स हो गए जो लॉ पे एग्जीक्यूट साइन करते थे। फिर लेजिस्लेटिव जो बनाते थे, जुडिशरी जो इन दोनों को देखती थी। तो दे शेयर्स इक्वल पावर। तो ये पहला हो गया डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स। अब देखते हैं दूसरा क्या था, अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स। इसका है गवर्नमेंट लेवल्स कह लो, कुछ और कह लो, कुछ और नहीं कहो। देखो क्या था इसमें, अब देखो ऐसे आ रहे हैं इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल। इसमें हम वर्टिकली आ रहे हैं, तो इसको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पूछेंगे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बता देना, ये एग्जीक्यूट करते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, और जुडिशरी दोनों को देखती रहती है। फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पावर होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है, फिर और जब ऐसे दे कम्स इन टीयर्स ऑफ 2 and 3, दे आर नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं। तीसरा होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे आप देखोगे ना, हाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट ले लो, बढ़िया एग्जांपल, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक एक अपने कम्युनिटी पे फोकस करती थी लैंग्वेज को लेके। ऐसे ही कई सारे ग्रुप्स बना लेते थे जो लोग फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे, एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वो लैंग्वेज और कल्चर को लेके फोकस करती थी एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे इंडिया में आपने कई सारे ग्रुप देखे होंगे। अब मैं नाम कैसे, हाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व की गई है ना, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है ना, तो ऐसे ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन होती है जो मदद करते हैं। चौथा होता है प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में समझ लो पॉलिटिकल, जैसे कि कोलिशन। और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि जो जनता के कुछ प्रेशर ग्रुप्स आ गए हैं, वो हक के लिए लड़ते हैं। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गलत कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ गलत कर दिया, तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि ये सही काम करें। यस। तो बस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, इतना ही था। और चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझसे एक टॉपिक छूट चुका है, और वो टॉपिक है वाई। थर्ड टॉपिक था ना, क्या था, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखो, पावर शेयरिंग को हम दो तरीके से समझते हैं, एक होता है मोरल और एक होता है प्रूडेंटियल। प्रूडेंशियल हो गया, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। अब मॉरल में जैसे जैसे मोरल और प्रूडेंशियल। मोरल, मोरल मतलब क्या होता है, मोरल वैल्यू एक बचपन में सब आप लोग पढ़े होगे, नहीं मैंने एक बुक पढ़ी थी, मोरल वैल्यू हमें पढ़ाई जाती थी फर्स्ट सेकंड क्लास में। उसका मतलब होता है नैतिक शिक्षा। तो मोरल मतलब होता है नैतिकता। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, अब मैं अगर अच्छा लड़का हूँ तो मैं अच्छे से रह के दिखाऊंगा ना, मेरे अंदर कुछ गुड हैबिट्स होंगे, जैसे कि वो बहुत अच्छा लड़का है तो वो अच्छे से रहता होगा, उसके अंदर डिसिप्लिन होगा, तभी वो अच्छा लड़का है। अब अगर वो, हमने बोल दिया वो अच्छा लड़का है और वो जाके गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो ये तो मोरल मोरल नहीं हुआ ना। तो इसी तरह अगर दिस इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग, ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा पॉइंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन कैन पार्टिसिपेट थ्रू सिस्टम इन a decision making process। अगर पावर शेयरिंग है तो वो डेमोक्रेसी में इक्वल शेयर, डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तो इसीलिए बोला है पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ। आपको ये दो पॉइंट याद कर लेने, इन दो पॉइंट से आपको असर्शन रीजन मिल जाएगा देखने को। अब आते हैं प्रूडेंशियल, ये क्या होता है भाई, ये ना इससे हमारे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में स्टेबिलिटी होती है। तो क्या लिखेंगे इसका पॉइंट, प्रूडेंशियल एंश्योर डिस्प्यूट्स नहीं, इट एंश्योर्स द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ एक पॉइंट हो गया, इट एंश्योर्स
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और यार एक और पॉइंट क्या लिखेंगे, इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करता है प्रूडेंशियल। ये याद नहीं आ रहा, प्रूडेंशियल एक पॉइंट क्या होगा, प्रूडेंशियल मतलब कि जो होगा होगा, इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक ही पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आप बुक में देख लेना, बुक में मिल जाएगा। यस, मैं एक मिनट देखता हूँ बुक में। एक बहुत ही आसान सा पॉइंट, इसी से पॉइंट बन रहा है, रेड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इससे ना रेड्यूस हो जाते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी इससे प्रूडेंशियल से रेड्यूस हो जाते हैं। तो बेसिकली आज के चैप्टर इतना ही है। क्या है, पांच चीजें, पांच छह टॉपिक हम पढ़ते हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, दोनों का एथनिक कंपोजिशन पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, जैसे कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। फिर श्रीलंका में लॉ पास होते हैं, फिर किसको कितना सपोर्ट किया जाता है, कौन सी कम्युनिटी को, फिर कौन सी कम्युनिटी गुस्सा होती है, फिर वो प्रोटेस्ट करती है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम में वहाँ पे कितने अच्छे से गवर्नमेंट को देख स्टेबल कर लिया जाता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो फिर और कैपिटल में कैसे बैलेंस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और फिर हम पढ़ते हैं कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो होगा ये जो एट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो कंसिडर होती है। और जो सेकंड होती है डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स, तो जैसे कि सेंट्रल, फिर उसके नीचे स्टेट, फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे वर्टिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, वो कहते हैं हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कंसिडर करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि हमने एक ग्रुप देखा कि ग्रुप कह लो, कम्युनिटी कह लो, जैसे हमने देखा बेल्जियम में क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के ग्रुप के ऊपर फोकस करता था, और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, कल्चर एंड एजुकेशनल लैंग्वेज पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था प्रेशर ग्रुप्स एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोलिशन करके बनती हैं, तो उसमें उनके भी राइट्स होते हैं। और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी गलत डिसीजन ले लिया, तो प्रेशर ग्रुप्स दे मेक प्रेशर ऑन दी गवर्नमेंट, दे क्रिएट प्रेशर, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। सो बेसिकली आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और आप कमेंट कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही नए नए चैप्टर्स के वन शॉट आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।